Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. So, as we are learning our universe, chapter number 10, so today we will start from the moon. Moon means Chandrama. Moon is the natural satellite of the earth and has no light of its own. मून यानी चंद्रमा अब एक प्राकृतिक उपग्रह है. प्राकृतिक मतलब खुद से बना हुआ उपग्रह है. किसका? अर्थ का. और उसकी खुद की कोई लाइट, कोई प्रकाश उसमें नहीं होता है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ उपग्रह, सैटेलाइट मतलब उपग्रह है. इफ इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये सन की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर. ठीक है. एंड इट टेक्स अराउंड 27 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या परिक्रमा करता है तो उसमें उसको कितने दिन लगते हैं? 27 days उसको कंप्लीट करने में लगते हैं. उस मतलब अर्थ को ऑर्बिटिंग करने में उसे 27 days लगते हैं. जिस प्रकार हमारी धरती दो तरह से मूवमेंट करती है. पहला आप सबको पता है रोटेशन, दैट मीन्स अपने अक्ष पर घूमना, अपने एक्सिस पर घूमना. और रिवॉल्यूशन है सूर्य के चारों तरफ घूमना एक ऑर्बिट में. ठीक है. उसी प्रकार जो मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो भी अपने एक्सिस पर घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है. तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चंद्रमा है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में जितना समय लगाता है वो दोनों ही टाइम इक्वल होते हैं. मतलब चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूमने पर जितना समय अर्थात 27 days लगाता है, उतना ही टाइम वो पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्यूट करने में अर्थात उसके चारों ओर घूमने में भी लगाता है. इसी वजह से हम लोग चंद्रमा के सिर्फ एक ही पोर्शन को देख पाते हैं, उसके दूसरे हिस्से को हम नहीं देख पाते. ठीक है. तो ये हो गया मून के बारे में डिटेल्स. अब सरफेस ऑफ द मून. सरफेस का मतलब है सतह, जमीन. तो चंद्रमा की सतह या जमीन कैसी है? जैसे हमने धरती की पता है, तो चंद्रमा की कैसी है उसके बारे में पढ़ते हैं. डिस्पाइट बीइंग सो क्लोज टू द अर्थ, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ. चूँकि ये धरती से बहुत पास है, इसके बाद भी इसकी जो सतह है वो धरती से बिल्कुल ही अलग है. देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. जिस तरह हमारी धरती का एक वायुमंडल होता है, उसी प्रकार एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ वायुमंडल, उसी प्रकार चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है. हमारी धरती का एटमॉस्फेयर होता है बट चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है. इट हैज़ क्रेटर्स, माउंटेन्स एंड प्लेन्स विथ ह्यूज डस्ट. चंद्रमा की सतह पर क्या है? जैसे हम जब अपने अर्थ को देखते हैं तो हमें बहुत सारी समतल ज़मीन दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कहीं पहाड़ दिखते हैं, कभी गड्ढे दिखते हैं, कहीं झरने होते हैं, पानी है. लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. चंद्रमा में क्रेटर्स हैं यानी बहुत बड़े बड़े विशाल गड्ढे भी हैं, पहाड़ हैं, और प्लेन्स यानी समतल जगह, सपाट जगह भी है. और वहाँ पर क्या है? बहुत सारी ह्यूज डस्ट मतलब बहुत सारी धूल भी है. क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मीटेरॉइड्स क्रैश ऑन द मून्स सरफेस. जो क्रेटर्स हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जो गड्ढे हैं वो कैसे बनते हैं? मीटेरॉइड्स के गिरने पर. जो मीटेरॉइड्स हैं जिसको हम कहते हैं उल्कापिंड, उल्कापिंड जब गिरती है चंद्रमा की सतह पर तो उससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, क्रेटर्स फॉर्म्ड हो जाते हैं. तो मेटेराइट्स अर्थात उल्कापिंड के गिरने से चंद्रमा की सतह पर क्रेटर्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं. द सरफेस इज द बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड. चंद्रमा की जो सतह है, जमीन है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स यानी बहुत ही सालों पुरानी है. मून हैज़ अ क्रस्ट, upper and lower mantles and an iron
रिच कोर इन द सेंटर। जिस प्रकार हमारी धरती में 3 लेयर्स होती हैं ना, अर्थ के क्रस्ट में क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और आयरन रिच कोर सेंटर में होता है, उसी प्रकार एग्जैक्टली मून में भी एक 3 प्रकार की परतें पाई जाती है उसकी सतह पर, क्रस्ट, अपर एंड लोअर, मेंटल्स एंड उसके जो सेंटर में आयरन रिच कोर, मतलब जो सेंटर में जो कोर है उसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इट हैज़ वेरी लेस ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा की ग्रेविटी, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है? तो जितना हमारी धरती की ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी धरती की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्सा है, मतलब 6वां हिस्से के बराबर उसकी ग्रेविटी है, मतलब बहुत ही कम है। अर्थ धरती की तुलना में चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, कमज़ोर है। ठीक है, देयर इज़ नो वाटर, वहाँ पर पानी नहीं पाया जाता। सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून, अगर पानी नहीं है तो पानी के बिना जीवन नहीं है, तो इसलिए चांद पर पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। तो ये हमने पढ़ा मून की सरफेस के बारे में। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो दोनों तरह से रोटेशन करता है, दोनों तरह से मूवमेंट करता है, रोटेट भी होता है और रिवॉल्यूट भी होता है, दोनों में उसको सेम टाइम लगता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। और इसकी सतह कैसी है? इसकी सतह पर क्रेटर्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन पाए जाते हैं। क्रेटर्स कैसे बनते हैं? जब मेटेराइट्स अर्थात उल्का पिंड गिरते हैं उसकी सतह पर ब्रह्मांड से, तो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिसको हम क्रेटर्स कहते हैं। उसकी सतह काफ़ी पुरानी है और उसमें भी सेम पृथ्वी की तरह ही तीनों लेयर, क्रस्ट, मेंटल और आयरन रिच कोर, तीनों सतह पाई जाती हैं। लेकिन उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। वहाँ पर जीवन की संभावना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द समरी ऑफ द मून। अब with PPT I will explain in details. Okay? अच्छा, मैं इस चैप्टर का जो सैटेलाइट वाला पोर्शन है वो और मून को दोनों साथ में कवर कर रही हूँ। तो सैटेलाइट के बारे में आप जानिए। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट किसको कहते हैं? व्हाट इज अ प्लानिटरी सैटेलाइट? अ सैटेलाइट इज अ कंपेनियन बॉडी दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। ओके, तो सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी, कंपेनियन का मतलब साथ में चलने वाली है, साथी जिसको कहेंगे। तो कंपेनियन बॉडी दैट ऑर्बिट्स, ऑर्बिट का मतलब, ऑर्बिट्स मतलब होता है घूमना, मतलब उसके किसी पिंड के चारों ओर घूमना। ठीक है, किसी एक पिंड का दूसरे पिंड के चारों ओर घूमना। तो अ सैटेलाइट इज अ कंपेनियन बॉडी है दैट ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट करती है किसी एक प्लैनेट का। ठीक है, किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाले किसी पिंड को कहते हैं सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट इज द मून, हमारी धरती का सैटेलाइट कौन है? मून, चंद्रमा। प्लैनेटरी सैटेलाइट्स आर द नोन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग ईच प्लैनेट। प्लैनेटरी सैटेलाइट्स वो होते हैं जो हर एक प्लैनेट का उसके राउंड घूमते हैं। एज अ फिगर आई विल एक्सप्लेन यू, सी हियर, दैट इज सन, सन है, ये अर्थ है, अर्थ हमारे यहाँ पर है। और ये मून, मून क्या है? उसका नेचुरल सैटेलाइट। अब ये मून इसका चारों तरफ में घूमता है। ठीक है, तो मून क्या हुआ? प्लैनेटरी सैटेलाइट। अर्थ एक प्लैनेट है, उसी प्रकार और भी प्लैनेट है जिनके मून हैं। ठीक है, कुछ 2 प्लैनेट्स के मून नहीं होते लेकिन बाकी के मून होते हैं, तो उनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। तो किसी पिंड का या किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं सैटेलाइट। अच्छा, वीनस एंड मरकरी, जो मैंने बताया 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं होते। वीनस एंड मरकरी डू नॉट हैव सैटेलाइट्स। वीनस और मरकरी जो प्लैनेट हैं उनके सैटेलाइट नहीं हैं। ठीक है, तो ये व्हाट इज सैटेलाइट हो गया। क्या सैटेलाइट किसको कहते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, ये देखिए यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं
और उनके मून्स, मून मतलब उनके नेचुरल सैटेलाइट्स। हमने जो हमारी अर्थ है उसके सैटेलाइट को हमने नाम दिया है मून, ठीक है। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी मून होते हैं, जैसे मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का मून नहीं है, बट अर्थ के पास एक ही मून है। मार्स का 2 मून है, जुपिटर 53, सैटर्न के 53 मून है, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14, ठीक है। तो द मून इज़ अ बिट मोर देन 1/4 द साइज ऑफ अर्थ। हमारा चंद्रमा थोड़ा सा आकार में कितना बड़ा है पृथ्वी से? 1/4 ऑफ द साइज, ठीक है, आकार में 1/4 बड़ा है। मून्स मेन रेडियस इज, जो मून की जो रेडियस है वो है 1737.5 किलोमीटर्स। जो मून की रेडियस है वो है 1737.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गए सभी प्लैनेट्स के जिनके मून होते हैं। तो कितने संख्या उनकी है? हमारी अर्थ का 1 मून है, 2 प्लैनेट्स के कोई मून नहीं है, जबकि बाकी के यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम पहले देखते हैं इस पे। ओके, व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? अब देखिए, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है। और भी सैटेलाइट्स होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी मैं आपको पीपीटी से समझा रही हूँ, उसके बाद हम बुक पर चलेंगे। तो इस जो टॉपिक है इसको पीपीटी पर ख़त्म करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल मतलब जो बनावटी होते हैं, जो बनाए जाते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स ह्यूमन बिल्ट यानी इंसानों द्वारा बनाए जाते ऑब्जेक्ट हैं। लॉन्च्ड थ्रू रॉकेट्स। इनको कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे वहाँ उनकी पोजीशन पर पहुँचाया जाता है? तो उनको पहुँचाया जाता है रॉकेट्स के थ्रू, ठीक है। रॉकेट्स हमको सबको पता है, रॉकेट्स के थ्रू उनको वहाँ पर पोजीशन पर पहुँचाया जाता है। ऑर्बिटिंग द अर्थ, क्या करते हैं ये? अर्थ के चक्कर लगाते हैं। एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके भी चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो डिटेल में पढ़ते हैं। सैटेलाइट्स हैव एट लीस्ट 2 पार्ट्स इन द कॉमन। सैटेलाइट की बनावट क्या होती है? सैटेलाइट्स में कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉमन पार्ट्स। जो होता है, एक एंटीना है एंड अ पावर सोर्स। एक तो है एंटीना। अब एंटीना सेंड्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जो सैटेलाइट का एंटीना होता है, सेंड मतलब भेजना, जो भी सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको भेजता है, और रिसीव करता है मतलब लेता है, ठीक है। लेने और भेजने का काम सैटेलाइट का होता है। ऑफन टू द फ्रॉम अर्थ, कभी कभी अर्थ की तरफ भेजता है, कभी कभी अर्थ से लेता है, तो इसको रिसीवर भी कहेंगे, सेंडर भी कहेंगे, ठीक है, सैटेलाइट को। पावर सोर्स कैन बी अ सोलर पैनल और बैटरी। इसकी जो पावर है, पावर कैसे मिलती है इसको? तो वो कुछ भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, और सोलर पैनल के थ्रू भी ये चलते हैं। अब सोलर पैनल्स मेक्स पावर बाय टर्निंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? जो सूर्य की किरणें आती हैं, सनलाइट्स आती हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पावर लेते हैं, ठीक है। सोलर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट्स कैरी कैमराज एंड साइंटिफिक सेंसर्स। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनमें कैमरा लगे होते हैं। कैमरा क्यों? क्योंकि वो पिक्चर को कलेक्ट कर सकें, पिक्चर खींच सकें, वहाँ की अर्थ की लेनी है या कोई घटना की लेनी है, या फिर किसी प्लैनेट के वायुमंडल की या उसके आसपास की चीज़ों की, तो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए विथ पिक्चर अगर लेनी है तो उसमें कैमराज फिट होते हैं। सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे सेंस होता है उनमें, मतलब कुछ भी हुआ तो तुरंत उनको सेंस होता है कि अच्छा ये हो रहा है, तो उसमें साइंटिफिक सेंसर्स लगे होते हैं। समटाइम्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स पॉइंट टूवर्ड्स अर्थ टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स लैंड। कभी कभी ये जो सैटेलाइट्स हैं टूवर्ड्स अर्थ मतलब धरती की तरफ पॉइंट किए जाते हैं। क्यों धरती की तरफ पॉइंट किए जाते हैं? टू
गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स लैंड, एयर एंड वाटर। जो धरती की जो सतह है, ज़मीन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसकी वायुमंडल, हवा के बारे में कैसी चल रही हैं, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, कहाँ से चल रही हैं, कितनी तीव्रता से चल रही हैं, इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, और पानी का बारिश होगी नहीं होगी, या बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। तो लैंड, एयर, वाटर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए इन सैटेलाइट्स को टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ की ओर पॉइंट किया जाता है, और अदर टाइम्स दे फेस टूवर्ड्स स्पेस टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। और बाकी टाइम जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस की तरफ पॉइंट किया जाता है, वहाँ से स्पेस में होने वाली घटनाओं के डाटा को कलेक्ट करने के लिए, सोलर सिस्टम और स्पेस में जो भी कुछ घटित हो रहा है, एस्ट्रॉयड आ रहे हैं या धूमकेतु आ रहा है या जो भी उल्का पिंड गिर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, नासा को मिलती है या किसी को भी मिलती है, तो इसी के थ्रू मिलती है, सैटेलाइट के थ्रू। वरना हमें यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल सकता है कि क्या होता है। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि एक धूमकेतु आ रहा है, या अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है। तो आप सोच सकते हो हमें ज़मीन पर बैठे बैठे कैसे पता ये सब चलता है। तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स हमें बताते हैं कि स्पेस, ब्रह्मांड में या फिर हमारे सौर मंडल में क्या घटना हो रही है, धरती की तरफ क्या चीज़ बढ़ के आ रही है या फिर क्या होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये सैटेलाइट्स कलेक्ट करता है और हमें नीचे भेजता है। तो अदर टाइम्स दे फेस टूवर्ड्स स्पेस टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। तो ये हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वर्क एंड उसकी जो बनावट होती है उसका काम, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते क्या है उसके बारे में। ठीक है, सो नाउ वी विल गो टू द बुक। ओके, यहाँ पर हमने मून पढ़ा था, मून की सरफेस पढ़ी थी, सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, एक और पॉइंट बुक में है, लैंडिंग ऑन द मून। हम मून में थे, ठीक है, मून के बारे में पढ़ रहे थे। द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट दैट लैंडेड ऑन द मून विथ ह्यूमंस वॉज अपोलो 11 लॉन्च्ड फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा ऑन जुलाई 20, 1969। ठीक है, पहला स्पेस क्राफ्ट या स्पेस फ्लाइट जिसको बोलते हैं, लैंड हुई थी चंद्रमा पर, धरती पर, चंद्रमा की धरती पर जो स्पेस क्राफ्ट या स्पेस फ्लाइट गई थी, ह्यूमंस द्वारा भेजी गई थी, उसको कहते हैं अपोलो 11। उसका क्या नाम था? अपोलो 11, जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा एक जगह है, वहाँ से फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के द्वारा भेजी गई थी। कब भेजी गई थी? जुलाई 20, 1969 में, 1969 में। ठीक है, इट कैरीड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ठीक है, उसमें 3 लोग गए थे जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने नाम सुना ही होगा, एडविन अल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उसने सबसे पहला कदम चांद की सतह पर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड Edwin Aldrin stayed on the moon surface for about 2.5 hours while Michael Collins manned the spacecraft। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और जो एडविन अल्ड्रिन है वो चंद्रमा की सतह पर कितनी देर के लिए ठहरे थे? 2 या आधे घंटे के लिए, 2.5 आवर्स रुके हुए थे, उसकी सतह पर रुके हुए थे। ठीक है, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन अल्ड्रिन। जबकि जो माइकल कॉलिंस हैं, जो तीसरा एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम है माइकल कॉलिंस, वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही बैठे थे। ठीक है, दे कलेक्टेड रॉक सैंपल्स फ्रॉम दी मून। उन्होंने वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे धरती से कुछ नमूने कलेक्ट किए। नमूने मतलब सैंपल्स, यानी वहाँ के कुछ पत्थर, वहाँ के धूल उन्होंने कलेक्ट की, बाकी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि चंद्रमा की सतह पर कैसी है, कैसी उसकी ज़मीन है, कैसे उसका निर्माण हुआ, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी थी उसके लिए उन्होंने चंद्रमा की सतह से सैंपल्स कलेक्ट किए। ठीक है, ये आप पिक्चर में तीनों की देख रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉलिंस एंड एल्ड्रिन। ठीक है,
इन अ सीक्वेंस, ठीक है, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉलिंस एंड एंड्रू। नाउ इट्स अ पॉइंट नो मोर, ठीक है, नो मोर में जाते हैं। द एस्ट्रोनॉट्स ग्रो सेवरल सेंटीमीटर्स ड्यूरिंग द स्पेस मिशन, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस मिशन पे जाते हैं तो उनकी जो स्पाइन है, ठीक है, वो स्ट्रेच होती है, थोड़ा बढ़ जाती है। उनकी जो हाइट है वो काफ़ी सेंटीमीटर ग्रो करती है, यानी उनकी हाइट बढ़ जाती है जब वो स्पेस मिशन पे जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर स्पाइन स्ट्रेचेज ड्यू टू absence ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, स्पाइन की स्ट्रेच क्यों होती है, क्यों उनकी हाइट बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, वो मौजूद नहीं होता। तो उस जब ग्रेविटी नहीं है तो उनकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, उनकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। वंस दे रिटर्न टू द अर्थ, जब वो धरती पर वापस आते हैं, दे श्रिंक बैक टू देयर नॉर्मल हाइट, वापस से उनकी हाइट सिकुड़ जाती है। दैट मीन्स उनकी हाइट जो है, जो नॉर्मल हाइट है, वो वापस से आ जाती है। तो नो मोर का कुल पॉइंट ये हुआ कि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पे जाता है तो उसकी हाइट कुछ सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता, तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। जब वो धरती पर वापस आते हैं तो उनकी हाइट जो है नॉर्मल हो जाती है। ओके, नाउ सो आई वॉज टीचिंग अबाउट सैटेलाइट्स। तो अब हम लोग बुक के उस पेज पर जाते हैं जहाँ पर हमको सैटेलाइट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्लिप्स के बारे में पढ़ाऊँगी। So there is a point satellites in book. Moon is a natural satellite of the Earth as it keeps orbiting around the Earth. जो मैंने आपको पीपीटी में पढ़ाया उसका आपको 70% इसमें लिखा हुआ है। जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है और वो हमारी अर्थ की ऑर्बिटिंग यानी उसके चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। अदर प्लैनेट्स टू हैव देयर मून्स, बाकी अभी मैंने बताया जो दूसरे प्लैनेट्स उनके कितने हैं मून, ठीक है। जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके भी मून हैं जो उनको ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा मून हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है, वैसे उनके मून उनके उन प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैन हैज़ ऑल्सो मेड स्पेसक्राफ्ट दैट ऑर्बिट इन द स्पेस एंड दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी मैंने आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डिटेल में पढ़ाया। जो मैन मेड होते हैं, मनुष्य ने और भी स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं जिनको हम सैटेलाइट कहते हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और वो भी क्या करते हैं, स्पेस का ऑर्बिट करते हैं। किसी चीज़ को ऑर्बिट करना मतलब उसके चारों ओर घूमना कहलाता है। तो आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस इन 1975। 1975 में हमारे इंडिया ने जो भेजा था उस सैटेलाइट का नाम था, पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने भेजा था उसका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है कब भेजा गया था, 1975 में। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट 2A 2B, कैटोसेट वॉज लॉन्च्ड इन 2008, ठीक है। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं जैसे कि इनसेट 2A, इनसेट 2B एंड कार्टोसेट वॉज लॉन्च्ड इन 2008 में ये भेजे गए थे। ये वाले सैटेलाइट्स जो है 2A 2B और ये कार्टोसेट जो है 2008 में भेजे गए थे। मार्स ऑर्बिटर मिशन कॉल्ड मंगलयान, ठीक है, मंगलयान। जो मार्स का जो मिशन हुआ है, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है कहलाता है मंगलयान, जिसको हम लोगों ने मंगलयान नाम का नाम दिया है। वॉज लॉन्च्ड ऑन November 5, 2013 by the Indian Space Research Organization इसरो, ठीक है। इसरो द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, इसरो का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन इसरो। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को जो मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था, ठीक है, वो कहलाता है मंगलयान। ओके, some satellites are used for collecting the data on weather and they are called weather satellite। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं
जो सिर्फ मौसम की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। मौसम कैसा है, बारिश होनी है नहीं होनी है, कब होनी है, कितने टाइम में होनी है, मानसून पहुंचा नहीं पहुंचा। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं ये रिलेटेड टू वेदर, जो मौसम से रिलेटेड होते हैं उसको वेदर सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ मौसम की सूचना को इकट्ठा करना। वेदर फॉरकास्ट दैट वी गेट इज़ थ्रू दीज सैटेलाइट्स, जो भी मौसम की जानकारी है हम इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सम सैटेलाइट्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट ऑन मोबाइल फोन्स, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो हमें मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हमने कहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन टेलीविज़न ट्रांसमिशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इंटरनेट ETC। जो भी हम फ़ोन पर बात करते हैं या फिर इंटरनेट चलाते हैं तो तुरंत हमारा कॉल दूर बैठे किसी व्यक्ति को लग जाता है, इमीडिएटली हमारी बात हो जाती है। या फिर हम इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा इमीडिएटली बिना टाइम लगे दूसरे पर्सन से बात हो जाती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये भी भेजे जाते हैं और इनका काम है कम्युनिकेट में हेल्प करना। जैसे टेलीविज़न ट्रांसमिशन है, वेव्स जाती हैं फिर वापस आती हैं, तो जो रेडियो वेव्स हैं या टेलीविज़न वेव्स हैं, इनसे जो हम पिक्चर्स देखते हैं टेलीविज़न पे या फिर किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं, तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूर बैठे व्यक्ति से। ओके, अब some satellites give information to the scientists on the solar system, they are called scientific satellites। ऐसे सैटेलाइट्स जो साइंटिस्ट को, जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उनको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी देते रहते हैं, वो कहलाते हैं साइंटिफिक सैटेलाइट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है या फिर कोई मीटेरॉइड्स गिरने वाला है या फिर कोई भी घटना जो सोलर सिस्टम में होने वाली है या हो रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें साइंटिफिक सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो ये हमने सैटेलाइट्स का पहले बुक पे पढ़ा कि सैटेलाइट्स कितने तरह के हुए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन है, नेचुरल सैटेलाइट्स हमने पढ़ा क्या है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का कौन कौन से भेजे गए हैं इंडिया के द्वारा, इसरो द्वारा, ये पढ़ा हमने। इंडिया ने भेजा आर्यभट्ट, इनसेट 2A 2B एंड कार्टोसैट। ठीक है, 2008 में ये भेजा। कब भेजा गया, कहाँ से भेजा गया, ये देखा हमने। और कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, तो एक हमने वेदर सैटेलाइट्स पढ़ा जो मौसम की जानकारी देता है। दूसरा सैटेलाइट्स है कम्युनिकेशन वाला, जो हमें कम्युनिकेट करने में, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, रेडियो हो, इन सब के थ्रू कम्युनिकेट करने में, पिक्चर देखने में, प्रोग्राम देखने में हेल्प करता है। तीसरा है हमारा साइंटिफिक सैटेलाइट, जो हमारी सोलर सिस्टम में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया सैटेलाइट्स, और मैंने आपको PPT के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया है ये व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, 2 लोगों के, मरकरी और वीनस के सैटेलाइट्स नहीं हैं। अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके सैटेलाइट्स होते हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और सैटेलाइट्स क्या कहलाता है, किसको कहते हैं, ये हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये देखिए हम कहाँ पर थे, हमने ये मून पढ़ा, मून के बारे में। इसके बाद आता है फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 10 एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट करना हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।